हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देख के आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी और एमपी बोर्ड यानी कि कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इसको प्रूव करना है इर्रेशनल। वी हैव टू प्रूव दिस इर्रेशनल। हमें इसको इर्रेशनल प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले तो कुछ टाइप्स ऑफ नंबर पता होना चाहिए और कुछ रूल्स भी हैं इसके, वो पता होना चाहिए। अगर हमें वो टाइप्स ऑफ नंबर नहीं पता हैं तो हम इस क्वेश्चन को क्लियरली नहीं समझ सकते हैं। हम इसको ओनली लर्न कर सकते हैं, बस। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। यदि हमें टाइप्स ऑफ नंबर नहीं पता होंगे तो हमें सारे टाइप्स ऑफ नंबर तो पता होने ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसकी प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है, बेसिक मैथ्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ सारे टाइप्स ऑफ नंबर आपको मिल जाएंगे जो इस क्वेश्चन में काम में आने वाले हैं, मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। व्हाट आर इंटीजर्स? Secondary, we have to must know what are co-prime numbers. After that, we have to know rational number and irrational number. ये हमें पता होना चाहिए। अभी जो इसकी बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको दे देता हूँ जिससे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर पाए, और इस क्वेश्चन को हम पूरा फिनिश करेंगे अगले 15-20 मिनट जो भी टाइम लगता है उसमें। और सिर्फ इतना टारगेट है कि हम इस क्वेश्चन को पूरा समझ पाए, ना कि हम इसको याद करने की कोशिश करें। एक एक स्टेप को हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं हम इसमें सबसे पहले इंटीजर्स को समझते हैं। हमें पहले से ही पता है जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव फॉर्म में एंड राइट साइड होते हैं पॉजिटिव फॉर्म में। These numbers are called integers and इनके बीच में क्या होता है? जीरो। तो ये बात हो गई इंटीजर्स की, ये हो गया इंटीजर्स। ये कहाँ कहाँ में आएगा इस क्वेश्चन में आपको चल जाएगा पता। ये इसका बेसिक खत्म। सेकंड, हमें पता होना चाहिए कोप्राइम क्या होते हैं। तो कोप्राइम के बारे में हम ये कहते हैं द नंबर हुज HCF इज 1 इज कॉल्ड कोप्राइम नंबर। यानी ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो। सपोज दैट ये इसका हम HCF निकालेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे 2 into 1, इसके आएंगे 5 into 1। इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे दीज नंबर्स आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। ये कैसे नंबर है दोनों? ये कोप्राइम है। तो कोप्राइम क्या होता है? इनका HCF 1 है। यहीं से इसी में हमारा आंसर, इसका पूरी लिंक इसमें छुपी हुई है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो हम क्लास 9th में, 8th में, 7th में पढ़ते आ रहे हैं। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P upon Q वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इतना हम पढ़ते आ रहे हैं। बस हमें इसमें एक चीज और ऐड कर देना है, ये हमेशा कोप्राइम हो। बस ये हमेशा क्या हो? कोप्राइम। यानी कि जैसे ये नंबर लिखा हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेके आए हम 2/1 कैंसिल करने के बाद। तो इनका HCF कितना आएगा दोनों का? 2 का फैक्टर रहेगा 2 into 1, 1 का रहेगा 1 into 1। तो इनका HCF कितना आया? 1। यानी ये नंबर कैसे हैं? कोप्राइम है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? रेशनल। तो रेशनल नंबर में ये तो हम याद रखते ही हैं, हमें यही पता होना चाहिए नंबर क्या होना चाहिए? कोप्राइम। इसलिए हमें इससे लिंक करना है इसको। और इर्रेशनल वो नंबर होते हैं जनरली, अभी थोड़ा शॉर्ट में निपटाया था अपन, जो रूट की फॉर्म में हो इस तरीके से। इसमें रूट 4 नहीं आएगा क्योंकि उसका रूट 4 हम लोग लिखते हैं तो ये बाहर आके हो जाएगा 2 into 2, यानी ये स्क्वायर होता है 2 का, 2 बाहर आ जाएगा। तो जनरली इन नंबर्स को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इसकी डिटेल वीडियो लिस्ट में पड़ी हुई है, वहां पे आपको सारे टाइप्स ऑफ नंबर डिटेल में मिल जाएंगे। तो ये पूरा बेसिक होता है हमारा नंबर्स का खत्म।
इंटीजर्स, कोप्राइम, रेशनल एंड इरेशनल। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना है इरेशनल, इसके लिए कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। जैसे हमने क्लास 10 में बहुत सारे मेथड पढ़े हुए हैं। हमने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड, हमने पढ़ा है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने पढ़ा है पहले पुराने मैथ्स में था ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर चैप्टर 2 में अलग अलग मेथड्स हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड्स है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ये वर्ड हमें याद रखना है, कॉन्ट्राडिक्ट्स हम इसको भी बोल सकते हैं, या कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन, यहां से हम इसको शुरू करेंगे। व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन? तो इसको मैं भी इरेज करता हूं, उसके बाद समझते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा सा अपन हिंदी में भी जाते हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो निकलता है हिंदी में वो निकलता है बिल्कुल शुद्ध हिंदी में विरोधाभास। अगर हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जब वीडियो एंड होगी तो आपको प्रॉपरली आ चुका होगा जहां तक मुझे लगता है। तो ये जो वर्ड है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नया है, इवन एमपी बोर्ड के लिए बिल्कुल नया है। तो हमें पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत हमें हिंदी भी आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, तो विरोध का मतलब होता है हम किसी के अगेंस्ट जाएं, अगेंस्ट बोल सकते हैं हम। और यहां पे एक वर्ड आ रहा है आभास, ये तो आभास को हम बोल सकते हैं लगना, मानना, या फिर प्रॉपर इंग्लिश में बोल सकते हैं हम इसको एज्यूम। तो यहाँ पे अगेंस्ट या एज्यूम दोनों का एक ही मतलब निकल के आ रहा है, अगेंस्ट या फिर एज्यूम, उल्टा मानना, ये मतलब इसका निकल के आ रहा है। हमारी जनरल लैंग्वेज में उल्टा मानना पड़ेगा हमें। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हो गया? उल्टा मानना। तो इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए पहले उल्टा मानना ही पड़ेगा। तो अपन पहले इसको उल्टा मानकर करेंगे, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है इरेशनल। तो हमें इसको इरेशनल का उल्टा क्या होता है? रेशनल। हमें इसको मानना पड़ेगा रेशनल। तो इसको पहले रेशनल मानेंगे। अब डाउट नहीं आना चाहिए रेशनल क्यों मानेंगे, क्योंकि मैंने इसको कहा है इसको करने का तरीका यही है, कॉन्ट्राडिक्शन। पहला डाउट तो ये आता है कि क्यों माने उल्टा, तो उसका आंसर ये है, हमें इसको करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। इसका मतलब ही होता है उल्टा मानना। शायद यहां तक बात क्लियर हुई हो। अब हम और आगे बढ़ते हैं इसमें। बीच में एक थ्योरम और आएगी इस क्वेश्चन में, बस वहां पे और आपको थोड़ा समझना है। अभी स्टार्टिंग में दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो हमने इसको सपोज किया यहां से, लेट, या हम यहां पे लिख सकते हैं एज्यूम दैट या सपोज दैट, जो भी हम लिखना चाहें। √5 या √3 या √2, जो क्वेश्चन करना चाहे वो भी हम कर सकते हैं। अभी हम √5 को लेते हैं। √5 इज रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया रेशनल नंबर। क्या मान लिया हमने? इसको रेशनल नंबर मान लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो हमने अभी पढ़ा है क्या होते हैं रेशनल नंबर, जो P/Q की फॉर्म में हो। यानी इसको क्या होना चाहिए? इसको होना चाहिए P/Q की फॉर्म में। ये बात क्लियर होनी चाहिए। और हमें पता है ये क्या होता है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे एक और लाइन हम यहाँ पे ये लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये लिखे चलेगा, लेकिन ये तो लिखना है वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। ये दोनों कोप्राइम होने ही चाहिए। कोप्राइम का मतलब ये है इनका एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1। यदि इनका एचसीएफ 1 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल। और यदि इनका एचसीएफ 1 नहीं आया तो ये रेशनल नहीं होगा, और जो नंबर रेशनल नहीं वो क्या होगा? इरेशनल। ये हमारी पूरी प्रोसेस होगी इस क्वेश्चन को
करने की। यानी पहले हम क्या करेंगे, हमने मान लिया रेशनल, हम बोलेंगे अगर ये रेशनल है तो क्या होना चाहिए, कोप्राइम। अगर ये कोप्राइम है सोल्व करने के बाद इसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, इसका एचसीएफ आना चाहिए 1। कितना आना चाहिए, एचसीएफ 1, यानी कॉमन फैक्टर आना चाहिए 1, पी का भी और क्यू का भी, दोनों डिवाइड किससे होने चाहिए, 1 से। अगर 1 से डिवाइड हो जाते हैं तो हम बोलेंगे ये रेशनल नंबर है। लेकिन 1 के अलावा कोई और नंबर आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4, 5 कुछ भी आ गया, अगर वो नंबर आ गया तो इसका एचसीएफ 1 नहीं आया, यानी कि ये कोप्राइम नहीं है। और जब ये कोप्राइम नहीं है तो ये रेशनल भी नहीं होगा, और जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। बस ये हमें समझना है। तो अब इसके बाद वाली स्टेप क्या करें, हमें उसको भी नहीं रटना है। ये डिवाइड में तो कौन जाएगा, ये जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसके बाद वाली स्टेप कैसे आएगी, हर स्टेप का हमें आंसर पता होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप कैसे आ रही है। तो यहां पे इस रूट को हमें रिमूव करना है, वी हैव टू रिमूव दिस रूट, देन वी हैव टू ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां स्क्वायर करेंगे तो मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पे हो जाएगा 5q स्क्वायर एंड इट विल बी p स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइड बाय 5। और यहां पे हम एक स्टेटमेंट देंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है थ्योरम में। वो स्टेटमेंट क्या है थोड़ा हम समझेंगे उसको, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वो स्टेटमेंट कैसे आया। स्टेटमेंट ये 5 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, यानी कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। हम ये साइन लगा सकते हैं सिंस का। नेक्स्ट हम लगा देंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स p। ये स्टेटमेंट यहां तक बच्चों को आ जाता है समझ में, यहां तक। इसके बाद ये डाउट में रहता है कि ये क्या हो गया, फुल डाउट में रहता है बच्चों को। इसके बाद जो हम दोबारा स्टार्ट करेंगे वहां से बच्चों को एक को डाउट आता है, क्योंकि वहां पे हम एक और इंटीजर लेते हैं, एक और वेरिएबल, तो डाउट आता है स्टूडेंट्स को वो कहां से आ गया। तो यहां तक आप लोग पहले इसको देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप जैसे भी चाहे उसको नोट कर सकते हैं। ये स्टेप मैं आपको अभी बताता हूं इसका मीनिंग क्या है। तो अब समझते हैं अपन ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये समझते हैं। यहां क्या लिखा है, p स्क्वायर। कोई भी नंबर मन में मान लो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। हमने मान लिया 64, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये 8 का। ध्यान देना, हमें p की जगह मान लिया हमने 8, तो यहाँ p स्क्वायर देखिए आ गया 8 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 डिवाइड होता है 2 से, 64 डिवाइड होता है 2 से, ये डिवाइड हो रहा है 2 से। और अगर हम इस पे से स्क्वायर हटाएं तो क्या बचेगा, 8। अब समझना है इसको, क्या 64 डिवाइड होता है 2 से, यस होता है। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना आया, 8। क्या डिवाइड होगा 2 से, बिल्कुल होगा। तो यहां पे देखो, इसको मान लिया हमने p स्क्वायर, इसको मान लिया p, तो p स्क्वायर डिवाइड होता है 2 मतलब ये नंबर जो है वो 5 या कुछ ही मान लो, a आ गया, वहां पे a लिखा हुआ है। तो यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है 64, 2 से डिवाइड होगा 8, यानी कि अपन इसको इसके तरीके से जमाएं तो 2 डिवाइड करता है 8 के स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा 8 को। ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, इसका मैं एक और एग्जांपल लेके आपको क्लियर करता हूं, और फिर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा शायद, और नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, हम उसको भी क्लियर करेंगे। मैं ले लिया इस बार 10 का स्क्वायर, क्या ले लिया हमने, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और ये डिवाइड होता है 5 से। तो देखना 5 डिवाइड करता है 10 स्क्वायर, यानी कि 5 डिवाइड करता है 100 को, क्लियर, सही बात है, करता है। 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10, तो 5 डिवाइड करेगा 10 को, ये बात भी क्लियर है। अब बच्चों को डाउट क्या आता है, इसके बाद डाउट ये आता है सर 20 डिवाइड कर रहा है 100 को, 20 इसको डिवाइड तो नहीं कर रहा, ये पॉइंट में आएगा। तो बेटा इसका सीधा मेन रीजन ये है, मेन कारण ये, हम 20 को ले ही सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें जो नंबर यहां पे लेना है वो लेना है हमें प्राइम नंबर, लेना हमें यहां पे प्राइम नंबर। तो मैंने यहां 5 लिया, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, और 5 डिवाइड करता है 10 के स्क्वायर को, यानी 100 को 5 डिवाइड करेगा 10 को।
अगर हम यहाँ पे 20 लेते हैं तो 20 प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम प्राइम नंबर ही लेना है, हमें ध्यान ही रखना है। तो ये बात क्लियर हुई, यानी कि 5 डिवाइड करता है 10 स्क्वायर को, 5 डिवाइड करेगा 10 को। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर को हमने माना है पी स्क्वायर, और यहाँ 10 क्या हो जाएगा पी, डिवाइड में क्या था 5 वो रहेगा एज इट इज। शायद बात क्लियर हुई हो। अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं एक और वीडियो अच्छे से क्लियर करके जो आपका डाउट है वो क्लियर करने की फुल कोशिश करूंगा। तो इसके बाद शायद ये आपको क्लियर हो चुका हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाली स्टेप भी नहीं रटना है, रटना तो है ही नहीं है। इसके बाद वाली स्टेप कैसे आएगी वो समझे अब आप। इसके बाद वाली जो स्टेप आएगी वो किस तरीके से आएगी वो देखें। इन द लास्ट स्टेप वी रोट 5 डिवाइड्स पी, हमने ये लिखा है लास्ट स्टेप में। अब इसी से हम उठाएंगे नेक्स्ट स्टेप, इसी से हम नेक्स्ट स्टेप को उठाएंगे। क्या 5 डिवाइड करता है पी को। अब ध्यान समझना, इतना नोट नहीं करना है आपको, चाहो तो कर सकते हो। ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, 5 डिवाइड करता है पी को, ये मतलब है हमने ये लिखा है लास्ट में। जब डिवाइड करता है तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ना। जैसे मान लो पी का मतलब 100 मान लो, या पी का मतलब 10, पी का मतलब 20, कुछ ही मान लो, और इनको अपन डिवाइड करें 5 से, तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ना। यहाँ पे आएगा 20, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4, तो ऊपर कुछ ना कुछ आंसर तो आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा, हमें आंसर भी नहीं पता। तो हमने ये मान लिया, ये आंसर कुछ ही मान लेते हैं, पी क्यू आर मान लेते हैं, आंसर आर आएगा। क्या आएगा आंसर आर आएगा। एक्स मान लो, जो मानना है मान लो, हमें एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक इंटीजर की फॉर्म में आएगा। सर इंटीजर क्यों आएगा, क्योंकि पी की वैल्यू हमें पता नहीं है पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगी तो हमारा आंसर नेगेटिव होगा। तो ये हो गया ना इंटीजर। इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये क्या है, वेयर आर इज एन इंटीजर। शायद ये आपको क्लियर हो चुका हो अब, जो आप अभी तक रटते आ रहे थे। और यहाँ पे हम स्टेप क्या रटते थे, हम ये वाली स्टेप रटते थे, P इक्वल 5 आवर, सीधा लिखते थे हम यहाँ पे, लेट P इक्वल 5 आवर सीधा। तो बच्चों को पता ही नहीं है ये हमने क्यों माना, उसका रीजन ये है, ये वाली स्टेप है। यहाँ हम लिख सकते हैं ये हमने ये सपोज किया लेट, इसका आंसर क्या आएगा आर आएगा। तो ये स्टेप आ गई हमारी P इक्वल 5 आर। जो हमने अभी क्वेश्चन नोट किया था, अभी जस्ट इससे पहले जो हमने कुछ स्टेप सोल्व की थी, वहां पे P की वैल्यू होगी, और P की वैल्यू वहां पे कितनी थी आप देखना, P की वैल्यू वहां पे थी √5Q, ये P की वैल्यू थी ये। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हैं, मैं नहीं दे पाया था, आप वहां पे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नहीं दोगे तो भी चलेगा। P की वैल्यू कितनी है √5Q, यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे P की √5Q, और ये 5R। इक्वेशन नंबर नाम देने से क्लियर इसलिए हो जाएगा, यहां पे हम लिख सकते हैं ये कहां से आ गया, तो ये यहां से प्रकट हुआ है, तो हिंदी में लिख दिया था मैंने इसको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आया है। अब इसके बाद फिर से वही सब कुछ है इजी, हमें रूट को हटाना है। क्या तरीका है रूट को हटाने के लिए, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5Q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, आर स्मॉल कैपिटल जो मानना है मान लेंगे। हमने P को डिवाइड करा दिया था किससे, 5 से। अब हम देखते हैं Q डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा 5 से, किसी और से। तो हमारा टारगेट Q को डिवाइड कराना है, तो ये इंटू में तो कहां आएगा डिवाइड में, 5Q स्क्वायर अपॉन में 25, ये बचेगा आपका आर स्क्वायर। डिवाइड करते हैं इसको, Q स्क्वायर डिवाइड बाय 5, इसको हम थोड़ा लिख देंगे इंटरचेंज करके, पलटकर Q स्क्वायर अपॉन में 5। ये भी आपकी वो स्टेप आ चुकी जो प्रीवियस टाइम आपकी आई थी, P स्क्वायर अपॉन 5। तो हमने वहां लिखा था 5 डिवाइड्स P स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स P, यहां लिख देंगे 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स Q। यहां तक देख लें आप इसको, इसमें कोई भी आपको डाउट है आप फिर से पूछ सकते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, और इसके बाद अपन देखते हैं क्या लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे
5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 डिवाइड्स क्यू, ये लिखेंगे हम लोग। अब पहले क्या लिखा हमने, पहले हमने लिखा था 5 डिवाइड्स पी, यानी कि 5 ने डिवाइड कर दिया पी को। पी डिवाइड किससे हो गया, 5 से। क्यू डिवाइड किससे हो गया, 5 से। ये दोनों डिवाइड किससे हो चुके हैं, 5 से, यानी इनका एचसीएफ कितना आया, इनका एचसीएफ 5 आया। जैसे यहां पे मैंने आपसे पूछा 10 और 15 का एचसीएफ बताओ, तो आप इसके फैक्टर निकालोगे 2 into 5, आपने इसके फैक्टर निकाले 3 into 5, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो आप बोलोगे इसका एचसीएफ 5 है। यहां भी देखो आप पी के फैक्टर में क्या आ रहा है, पी डिवाइड हो रहा है 5 से, यानी पी का फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्यू का फैक्टर भी क्या आ रहा है, 5, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। यहां पे एचसीएफ 1 नहीं आया, एचसीएफ कितना है हमारा, 5 आया। अब हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखना है। अब ये बच्चों के लिए लास्ट टेंशन होती है कि इन स्टेप्स को कैसे लिखें। तो जरूरी नहीं है जैसा बुक में लिखा है वैसे ही हम छापें, हम हमारे वर्ड्स में लिख सकते हैं। क्या सकते हैं हम यहाँ पे, हेयर द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू इज सेम। दोनों कॉमन फैक्टर क्या आया है, सेम आया है। जो कि कितना आया है, 5 आया है, विच इज 5 आया है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था, क्योंकि ये क्या थे, को प्राइम थे। तो हम लिखेंगे बट द कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q मस्ट बी 1 होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, एज दे आर को प्राइम। अब इन दोनों स्टेटमेंट को समझें हम। यहां पे क्या बोल रहा है, क्या आ गया 5, ये क्या बोल रहा है, बनाना चाहिए था क्योंकि ये को प्राइम है। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये कह रहा है 5 आ गया, ये कह रहा है 1 आना चाहिए था। तो इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्यों आई, वो हमारी वजह से, हमने इसको उल्टा माना था। जो हमने लगाया था मेथड कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू, या हम सकते हैं बिकॉज आर इनकरेक्ट एज्यूम्शन। जो हमने माना था उसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। यानी कि क्या आया 5, आना क्या चाहिए था 1 तो आया नहीं। जब 1 नहीं आया तो ये को प्राइम भी नहीं है, और जब को प्राइम नहीं है तो ये रेशनल भी नहीं है। अब ये रेशनल तो क्या होगा, ये होगा इरेशनल। तो हम लास्ट लाइन लिखेंगे अब, therefore our assumption is false, wrong या incorrect, हम कुछ भी सकते हैं। hence √5 is irrational नंबर। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। इसकी टेंशन नहीं लेना है। पहली चीज तो ये है, यहां पे हमने लिखा क्या है, जो आया वही तो लिखा है। यहां पे क्या लिख दिया, यहां पे जो पहले वाली कंडीशन थी वो लिख दी कि 1 आना चाहिए था, ये बोल रहा है 5 आ गया। यानी कि 1 तो नहीं आया, 1 नहीं आया तो ये को प्राइम हो नहीं सकता। अब ये को प्राइम नहीं है तो ये रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल। इतनी सी बात आपको समझना है। जो मैंने मेन आपको टॉपिक्स बताए बीच में वो आपको समझना है, और उसके बाद यदि आपको डाउट रहता है तो आपको बताना जरूर है कि ये आपको आया या नहीं आया। यदि आ जाता है तो भी आपको बताना है, या इस वीडियो से आप कुछ हेल्प हुई हो, जो अभी तक आपको ये डाउट बना हुआ था कुछ,
वो शायद मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। भाई कर रहे हो तो कैमरा पे